हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, प्लीज़ राइट डाउन। बोर्ड पे दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, फॉर NaCl लैटिस एनर्जी इज -186 किलो कैलोरी पर मोल। द सॉल्यूशन एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ Na plus and Cl minus are -97 and -85 kilocalorie per mole respectively. Therefore, for NaCl, enthalpy of solution is exothermic and magnitude is equal to +4 kilocalorie per mole. Second option है, enthalpy of solution is exothermic and magnitude is equal to 368 kilocalorie per mole. Option C, enthalpy of solution is endothermic and magnitude is 4 kilocalorie per mole. And option D, enthalpy of solution is endothermic and magnitude is equal to 368 kilocalorie per mole. वैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता? हाउ डू यू कैलकुलेट डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? डेल्टा एच जो है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथैल्पी, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते ध्यान से समझना है। सपोज आपके पास में कोई कंटेनर है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें यू हैव अ सेल या फिर एक कंटेनर है। ये कंटेनर में आपके पास में सपोज वाटर है और इसमें आपने NaCl डाला है, ठीक है। जब भी आपको NaCl का सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा, NaCl जब आप इसमें डालेंगे सोल्यूट को तो ये डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, और NaCl को Na+ और Cl- में डिसोसिएट करवाने के लिए वाटर काम में आता है। वाटर ब्रेक्स द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोल्यूट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जब भी आपका जो NaCl है इसको डिसोसिएट करवाने के लिए वाटर जब भी उस पर एक्ट करेगा तो आपको वाटर जो रहेगा, वाटर विल ब्रेक NaCl, और आपको वाटर को एनर्जी यानी यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ NaCl। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, NaCl का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड will be equal to the lattice energy but with opposite sign। आपका जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी आपका जो रहेगा, लैटिस एनर्जी से नेगेटिव वैल्यू रहेगी आपकी एंथैल्पी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी हम इसको बोलेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहता है, ध्यान से देखो। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है हमारे लैटिस एंथैल्पी के। लैटिस एंथैल्पी जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ लिबरेटेड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बट आपको बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं करना है, यहाँ पे तोड़ना है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी। तो आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसका लैटिस एनर्जी से कोई रिलेशन है क्या? यस, प्लीज राइट डाउन दिस रिलेशन। लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसे ही हमारा सोल्यूट डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, जैसे सोल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, तो ये जो आयंस है इसको वाटर सराउंड कर लेता है, या फिर जो भी आपका सॉल्वेंट है उसको सराउंड कर लेता है। जब भी आपका जो वाटर या फिर सॉल्वेंट है जब आपके आयंस को सराउंड करता है तो उसमें भी एनर्जी चेंज होता है, और उस एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दैट एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज बॉन्ड एंथैल्पी प्लस, ये फॉर्मूला लिख लो आप, बॉन्ड एंथैल्पी प्लस जो रहेगा हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज बॉन्ड एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। अब हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी जो आपको दी गई दैट इज -186 किलो कैलोरी।
तो आपका बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगा, आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ -186। और आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सोडियम और क्लोरीन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो सोडियम का दिया हुआ है -97, तो प्लस -97 आ जाएगा, प्लस क्लोरीन का -85। अब इसको आपको ऐड करना है, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी +186। -97 एंड -85 को ऐड करें तो दैट विल बी 182 आ जाएगा, तो -182, तो इसका वैल्यू आ जाएगा +4 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि अगर सपोज आपको NaCl का सॉल्यूशन अगर बनाना है तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा उसकी वैल्यू रहेंगी +4 किलो कैलोरी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, हाउ कैन अ पर्सन प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बहुत सिंपल केस है, अगर सपोज आप कोई रिएक्शन में ये जो न्यूमेरिकली सॉल्व करें बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आपका फाइनल आंसर अगर डेल्टा H का जो है वो पॉजिटिव अगर आता है दैट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और अगर सपोज आपका फाइनल आंसर डेल्टा H का नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेंगी। एंडो और एक्सो कैसे प्रेडिक्ट करना, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज पॉजिटिव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, and when the value of delta H is negative then the reaction is exothermic। तो एंडो और एक्सो को प्रेडिक्ट करने के लिए डेल्टा H की साइन देखना है। डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखेंगे हम, ये हमारे जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से वैल्यू जो है इट इज़ 4 किलो कैलोरी पर मोल, और डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो प्लीज़ टिक ऑप्शन सी। आपका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा NaCl का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक एंड मैग्नीट्यूड इज 4 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, थर्मोडायनामिक्स में भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कशन है, चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। चलो इतना होने के बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिखना है। सिंपल से क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, MCQs ऐसे ही टाइप के पूछे जाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिखना है। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन लिखो, राइट डाउन फर्स्ट ऑप्शन C2H5NC, C2H5NC। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी जो दिया गया है आपको दैट इज C2H5CN, C2H5CN। फिर ऑप्शन सी जो दिया गया है दैट इज HCN, और ऑप्शन डी जो है इट इज नन ऑफ दिस। इन दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड है। अब सबसे पहले तो व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो स्पेशल केस होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है जैसे कि BF3। सपोज यू हैव अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर BF3। ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपका जो BF3 है उसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो है इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। कौन सा सेंटर है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, EDC, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। फिर आपके पास में सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जैसे कि अमोनिया। अमोनिया इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। आपका जो अमोनिया है, अमोनिया पे जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर है, ठीक है, जो भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट पे लोन पेयर होता है तो दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब जब आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ERC, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और जब आपके पास EDC है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर।
आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का जो सेंट्रल एटम है, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को ट्रांसफर होते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। What is a coordinate bond? Coordinate bond is the bond which is obtained by transfer of lone pair of electron from a electron rich center to a electron deficient center. इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका दूसरा जो नाम है, इट इज डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इट इज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और उसमें एक एरो हमेशा रिप्रेजेंट होता है। एरो का डायरेक्शन किसके पास रहेगा? ये जो एरो हेड है, इट इज पॉइंटेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। जैसे कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो बोल रहा है इसने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने मतलब बोरॉन ने। तो ये जो एरो हेड है वो किसके तरफ पॉइंट होगा? एरो हेड विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर के तरफ एरो पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो। ये हो गया हमारा डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला जो कंपाउंड है इट इज C2H5NC। इसका नाम है इथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? इथिल आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड जो है वो इस तरीके से दिखता है। ये हमारा CH3 ऐसा दिखेगा, इथिल ग्रुप, CH3CH2, फिर N, फिर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक इधर ऐसा बॉन्ड रहेगा। ये जो बॉन्ड है इसको हम इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट और ये जो बॉन्ड है जिसमें एरो दिख रहा है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। याद रखो, आइसोसाइनाइड जो है उसको हम NC से रिप्रेजेंट करते हैं और साइनाइड को CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मैं आपको इथिल साइनाइड का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इथिल साइनाइड कैसा दिखेगा देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहेगा। साइनाइड में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। आइसोसाइनाइड जो है विच इज आइसोमर ऑफ साइनाइड विल हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये जनरल पॉइंट लिख के रखो। आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा ए, इथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत ऑफेंसिव होती है। आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत खराब होती है, जिसको आप बोल सकते हैं ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड। आइसोसाइनाइड्स आर ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड्स। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। Which of the following contains a coordinate bond? Which of the following contains a coordinate bond? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में है ऐसा पूछा जा रहा है आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो अभी हमने थ्योरी देखी उसके बेस का क्वेश्चन है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ऑप्शन ए N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑप्शन बी BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन सी HCl एंड ऑप्शन डी H2O। अब बहुत सिंपल है। N2O5 जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, इधर N ऑक्सीजन 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 और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होता है। देयर इज अ NON लिंकेज प्रेजेंट होता है किसमें? N2O5 में। इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और माइनस साइन, या फिर इसको नेगेटिव साइन नहीं दिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा आपका। इसको मैं ऐसे लिखूंगा O-, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दूंगा एक,
और यहाँ पे जो रहेगा इट इज़ O-। अब ये जो आपका N2O5 है, N2O5 में कोवेलेंट बॉन्ड तो होते ही है, उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। इन N2O5 यू हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा जो आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका आंसर रहेगा N2O5। ठीक है, स्ट्रक्चर निकाल के रखो, N2O5 का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऐसे, एक एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल पॉइंट में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, पहला जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है आपको, इट इज ऑप्शन ए में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देन OH O-H, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज गिवन टू यू। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का है? सेकेंड, आपको जो बी ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें आपको दिया जा रहा है सेंट्रल एलिमेंट फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे दिया जा रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर फॉस्फोरस, दिस इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। फिर ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी कुछ ऐसा दिया जा रहा है आपको, ऑप्शन सी में यू है फॉस्फोरस, देन ऊपर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में ये जो रहेगा दिस इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो रहेगा ऑप्शन डी आपको जो दिया जा रहा है वो दिस इज HO, देन उसके बाद में यहाँ पे दिया जा रहा है आपको PO डबल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला लिख लो H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का होता है +5। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज +5। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर रहेगा, डबल बॉन्ड अगर दिया जाए तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कंसिडर करें तो आपका स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा, P ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH OH और OH, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल बी स्ट्रक्चर A। तो प्लीज टिक स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर आपको टिक करना है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखो। चलो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे रहेंगे P ब्लॉक में भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ नई चीज़ें हैं, और आपके इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, which of the following have both polar and non-polar bonds? Which of the following has both polar and non-polar bonds? Non-polar bonds, इन दिए गए कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड में पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है? ऑप्शन ए C2H6, पहला ऑप्शन है C2H6। ऑप्शन बी जो दिया जा रहा है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी जो है दैट इज HCl, एंड ऑप्शन डी AlCl3। इन दिए गए कंपाउंड में से किसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है? जब किसी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा नॉन पोलर, और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो दैट विल बी पोलर, और अगर सपोज कोवेलेंट तो दैट विल बिकम नॉन पोलर। अब पहला ऑप्शन जो आपका C2H6 है, C2H6 कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, ये आपका बेसिक हाइड्रोकार्बन है इथेन, बेसिक हाइड्रोकार्बन है ये वाला, और इसको हम बोलेंगे इथेन। और ये जो हमारा बेसिक हाइड्रोकार्बन है इथेन, इसके जितने भी बॉन्ड्स है सबके सब कोवेलेंट है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है
ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, तो इसमें सब जो बॉन्ड्स रहेंगे दे आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, हाइड्रोकार्बन्स आर डैश इन नेचर, तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, तो इनके सब बॉन्ड्स नॉन पोलर रहेंगे। फिर उसके बाद ध्यान रखो आपका अमोनियम क्लोराइड जो है इट इज NH, फिर यहाँ पे आ जाएगा H आपका, फिर यहाँ जो रहेगा दैट विल बी Cl। अब इसके बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है जो नॉन पोलर है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब पोलर। इट हैज आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, तो आपका आंसर रहेगा अमोनियम क्लोराइड। प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। बाकी के ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर है इसमें, सिंगल करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी बॉम्बे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वाला MCQ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल से MCQs है टिपिकल वाले, और ये चैप्टर डू और डाई में आता है नीट में, नीट एंड जेईई, डू एंड डाई। नेक्स्ट वाला ब्लू विटरॉल में क्या रहेगा? ब्लू विटरॉल हैज पूछ रहा हो, ब्लू विटरॉल हैज ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको दे दे ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑप्शन सी जो दिया जा रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपके ब्लू विटरॉल में कौन से प्रकार के बॉन्ड है? ब्लू विटरॉल जो है इट इज CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O जो है इट इज ब्लू विटरॉल, और ये जो रहेगा ब्लू विटरॉल इसको हम ऐसा लिखते हैं CuSO4.4H2O और ब्रैकेट के बाहर एक H2O, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। ये जो हमारा ब्लू विटरॉल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। स्टार करो ये क्वेश्चन को। आपका जो ब्लू विटरॉल है दैट इज CuSO4.5H2O, इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इनमें सब टाइप के बॉन्ड रहेंगे जैसे कि आयोनिक, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। द नंबर ऑफ आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन अमोनियम क्लोराइड आर, द नंबर ऑफ आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड आर। आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में कितने हैं ऐसा पूछा जा रहा। ऑप्शन ए 1 3 and 1, ऑप्शन बी 1 3 and 2, फिर ऑप्शन सी जो दिया जा रहा है 1 2 and 3, ऑप्शन डी जो है ये दिया जा रहा है 1 and 3। आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनमें से कितने हैं ये काउंट करना है अमोनियम क्लोराइड में। तो अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पहले आप निकालो। अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अमोनियम क्लोराइड। इस पे नेगेटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कोवेलेंट कितने हैं? 3, ये 1 2 और 3, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 3। फिर आयोनिक बॉन्ड है 1 पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, और कोऑर्डिनेट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जिसकी मात्रा है 1। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 3 1, 1 आयोनिक, 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। 1 3 1 आपका आंसर रहेगा।
तो प्लीज़ टिक ऑप्शन ए। स्ट्रक्चर्स याद रखना है, जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, चलो ये होने के बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है आपको, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 आर, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 आर, N2O5 में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है। N2O5 का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज ऑक्सीजन माइनस साइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम बोलेंगे इसमें जो बॉन्ड्स रहेंगे दैट विल बी कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवेलेंट। ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन ए दिया जा रहा है आपको, ओनली आयोनिक। ऑप्शन बी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ऑप्शन सी ओनली कोवेलेंट एंड ऑप्शन डी कोवेलेंट एंड आयोनिक। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा दैट विल बी, ये जो सब है कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो है कोऑर्डिनेट, तो इसमें हम बोलेंगे कंपाउंड इज कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कंपाउंड में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों प्रकार के बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है, किसमें, N2O5 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दिए गए में से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें नहीं है। पहला ऑप्शन H3O+ विच इज अ हाइड्रोनियम आयन। फिर सेकेंड BF4-, ऑप्शन सी HF2- एंड ऑप्शन डी NH4+। अब ये NH4+ जो है मतलब अमोनियम, इसमें तो बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H3O+ अगर देखें तो व्हाट इज H3O+, स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका जो है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसके सामने अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन पे के जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका एक लोन पेयर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन को ट्रांसफर हो जाएगा और आपका H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स योर हाइड्रोनियम आयन हैज कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। BF4-, अभी हमारे पास BF3 है, यू हैव BF3, ये जो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। यू हैव फ्लोरीन विच इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो आपका फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, दिस विल बी फ्लोरीन विथ 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फ्लोरीन एंड 1 नेगेटिव चार्ज, BF4। तो आपके BF4 में भी क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको कौन से वाले स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है बोला जा रहा है, ये पूछा जा रहा। A, B और D में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो किसमें नहीं रहेगा, ऑब्वियसली HF2- में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लॉजिक लगाना है बस, बेसिक लॉजिक मालूम रहे तो सॉल्विंग विल बी वेरी इजी। चलो जल्दी से स्ट्रक्चर निकाल लो, आंसर रहेगा सी। प्लीज टिक ऑप्शन सी और ध्यान से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और ही टिक करना है, नहीं तो क्या होता, विच ऑफ द फॉलोइंग में अपन डायरेक्ट अमोनियम को टिक कर देते, तो ऐसा घाई गड़बड़ करना नहीं है। नेक्स्ट वाला, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए चार्ज ऑन आयंस ओनली। ऑप्शन बी size of ions only. Option C packing of ions only. And option D पूछा जा रहा, charge and size on ions, charge and size of ions, charge and size of ions। आपका जो क्या पूछा जा रहा, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता,
सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखो, लैटिस एनर्जी जो रहेगा बहुत सिंपल रिलेशन है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 and is inversely proportional to square of the distance between them, that is separation distance। तो मतलब आपका जो लैटिस एनर्जी है ये चार्ज पे डिपेंड तो करता ही है, उसके साथ में साइज पे भी डिपेंड करता है। कैसे? इनवर्सली। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी डी, चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, ये आपके छोटे से एमसीक्यूज, कुछ छोटे सिंपल से एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू आपको खुद को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। क्वेश्चन लिखो, द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी H2SO4 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। स्टार करना है क्वेश्चन को, एज अ होमवर्क यू हैव टू सॉल्व। द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी H2SO4 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।